अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो मोहम्मद राना साहब को निकाला गया फिल्म मुखो से, उनको हटाया गया है, उसके हवाले से बात करते हैं। जो गुलामुद्दीन साहब के हवाले से कुछ वीडियोस बनी कि उन्होंने शायद पैसे नहीं दिए जो जिनके साथ वो फिल्म कर रहे हैं। बाद में खैर क्लैरिफिकेशन की भी इसके ऊपर आ गई, इस पर ज़रा बात करेंगे। तो शुरू ज़रा मोहम्मद राना साहब से करते हैं। मोहम्मद राना साहब के हवाले से खबर तो 2-3 दिन पहले आ गई थी, कोई वीडियोस भी आई थी, लेकिन मुझे उसके हवाले से कंफर्मेशन नहीं थी। तो मैंने संगीता साहबा से भी रब्ता करने की कोशिश की। अभी तक उनका मौक़िफ़ आया नहीं है। जैसे ही आएगा हम उनका मौक़िफ़ आपको देंगे। लेकिन हमें जो बाकी ज़राए से, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े अंदर के ज़राए हैं, उनसे पता चला है कि उसकी वजह वाकई, एक तो ये ख़बर कंफर्म है कि मोहम्मद राना को हटाया गया, और ये भी आपने जो इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी होगी कि ज़ीशान रोकड़ी साहब जो कि गुलकार भी हैं, उनको रखा गया है। अब मुझे नहीं पता उनको रखने का मेरिट क्या है। उनका ऑडिशन हुआ, जिस रोल में मोहम्मद राना साहब को रखा गया था, जो कि एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है, उसी रोल के अंदर वो एक ऐसा नौजवान सामने लेके आना जिनका फिल्म का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं। अगरचे हम न्यू फेसेस को इनकरेज करते हैं, बार बार हम बात यही करते हैं, लेकिन किस मेरिट पे और किस तरह रखा गया ये तो संगीता साहब बेहतर बता सकती हैं। मोहम्मद राना साहब से जब मेरी बात हुई थी, तकरीबन ये मुखो फिल्म की शूटिंग होने से, मतलब मुखो के इफ्तिताह होने से 2-3 दिन पहले की बात है। बड़ी देर तक बात हुई, कुछ बातें ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ये था क्रक्स उसका, ये था बातों का कि वो बड़े संजीदगी के साथ इस फिल्म को लेके बड़े एक्साइटेड भी हैं और बड़े संजीदगी के साथ इसको देख रहे हैं, और वो अपने करियर के ऊपर दोबारा तवज्जो देना चाहते हैं। ये तो उनका मौक़िफ़ था। जो मेरी मतलब बात हुई थी उनसे, तो उनका यही था। और ये भी हमें सुनने में आया था कि पहले ये फिल्म जो थी मुखो, वो शान साहब को ऑफ़र हुई थी, तो शान साहब ने शायद ये फिल्म रद्द की। उसकी वजह कंफर्म तो नहीं, लेकिन ज़राए बताते हैं कि शायद उन्होंने पैसे ज़्यादा मांगे थे। लेकिन बहरहाल शान के बाद ये कुर्रा जो था फिल्म का, वो मोहम्मद राना के नाम के ऊपर निकला, लेकिन अब जो वो भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले एक साइको फिल्म के हवाले से भी मैं बताऊंगा कि वो क्या उसके हवाले से अपडेट्स हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो संगीता साहबा हैं, जो ज़राए बताते हैं कि ये टाइम पे आ नहीं रहे थे, इन्होंने कोई टाइम दे के गायब हो गए। मोहम्मद राना साहब का मौक़िफ़ इस पे क्या है वो भी हम कोशिश करेंगे लेने की। लेकिन ये पता चला है कि टाइम का इशू था, और वही जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उस हवाले से शिकायत थी शायद। तो जो संगीता डायरेक्टर तो हैं ही हैं, लेकिन वो जब एज एन एक्ट्रेस काम करती थी, आई थी, तो उस वक्त भी वो वक्त की बड़ी पाबंद थी। ये क्रेडिट उनको जाता है। और जब वो डायरेक्टर बनी, वो खुद भी टाइम पे आती हैं और वो चाहती हैं कि उनका जितनी भी कास्ट है, क्रू है, वो भी टाइम पे वहाँ पे मौजूद हो। मैं एक दिलचस्प किस्सा आपको बताता हूँ कि गुलामुद्दीन साहब को आए हुए अभी 1 साल हुआ था। उनकी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत जो थी वो कामयाब हो चुकी थी। तो सोसाइटी गर्ल संगीता की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म थी। तो क्योंकि उन्होंने एज ए हीरोइन भी अभी 3-4-5 साल हुए थे आए हुए, अपने आप को उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया था, लेकिन ज़ाहिर है एक डायरेक्शन का जो कीड़ा होता है वो उनके अंदर जागा। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो फिल्म बनाएंगी एज ए डायरेक्टर। तो सोसाइटी गर्ल उन्होंने गुल्लू बाई को यानी गुलामुद्दीन साहब को ऑफ़र की। तो गुलामुद्दीन साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त एक फ़िल्म के साथ कमिटेड था, 2 फिल्मों के साथ इनफैक्ट। तो मेरी जितनी शिफ्ट्स थी वो उन 2 फिल्मों को दी गई थी। एक बारिश स्टूडियो में शूटिंग हो रही थी, और दूसरी फिल्म शबाब साहब की थी, ग़ालिबन दीवार उन्होंने नाम बताया था। तो दीवार थी ग़ालिबन, या कोई और फिल्म भी हो सकती है, लेकिन ये फिल्म बन रही थी। तो ज़ाहिर है शबाब कुरैनी साहब ने उनको चांस दिया था। तो वो अपने मोहसिन की फिल्म, जिस तरह भी उन्होंने स्टेज के ऊपर उनकी तस्वीर भी लगाई हुई थी, तो मोहसिन की फिल्म या डेट्स को तो आगे पीछे नहीं कर सकते थे। तो संगीता ने जब इनको ऑफ़र की, क्योंकि इनकी पहली फिल्म थी, फिर इनकी वालदा साहिबा ने भी रोल प्ले किया उसमें, कविता साहिबा भी थी, तो उन्होंने कहा जी गुल्लू आप ये फिल्म लाजमी करें। उन्होंने कहा जी मेरे पास डेट्स तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ कि आप क्या सुबह 6 बजे शूटिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम सुबह 6 बजे शूटिंग कर लेंगे। तो सर्दियाँ थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर गुल्लू बाई की रूटीन ये थी कि 10-10:30 बजे से लेके दिन में सुबह दोपहर 2 बजे तक वो शबाब कुरैनी साहब को टाइम देते थे। उसके बाद बारिश स्टूडियो में एक शूटिंग हो रही थी, वो वहाँ चले जाते थे, और रात के 2 बजे पैकअप होता था। रात के 2 बजे पैकअप करने के बाद 1 घंटा लगता था उन्हें घर जाने में, और आधा पौना घंटा सोने का कोशिश करते थे। वो छोटी सी नैप लेके
जिसको कैट नैप भी कहते हैं, तो वो फिर दोबारा फ्रेश होके सुबह 6 बजे आ जाते थे। वो कहते जब पहले दिन मैं आया तो मुझे नहीं था पता कि ये आए होंगे, तो मेरे आने से पहले मैं 6 बजने में कुछ टाइम था, मैं वहाँ पे पहुँच गया, सुबह का 6 बज रहे थे, सर्दियाँ थी, तो वहाँ पे अंगीठी वगैरह लगा के सारे बैठे हुए थे, कविता भी, उनकी वालदा भी और संगीता साहिबा भी, सारे वहाँ पे इनका वेट कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने जब इस फिल्म में काम किया तो उन्हें पता चला कि ये वक्त की बहुत पाबंद है, मतलब वो खुद टाइम पे आती थी और एज एन एक्ट्रेस भी आती थी और एज ए डायरेक्टर भी, और फिर वो बर्दाश्त नहीं करती कि कोई और टाइम से लेट हो, जो कि मेरे ख्याल में एक होना भी चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए, इस किस्म की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये काबिल तारीफ चीज़ है। बहरहाल मोहम्मद राना साहब का मौक़िफ़ तो बताएंगे। गुलामुद्दीन साहब के मुआवज़ों के हवाले से आने से पहले मैं ज़रा एक चीज़ बता दूं कि साइको फिल्म जो है वो यूट्यूब पे आई है। पहले वो किसी ऐप पे आई थी, फिर वो यूट्यूब पे आई है। तो मेरे ख्याल में साइको फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, अभी वो फिल्म लगी हुई है, अभी वो बिकी नहीं है, गैर कानूनी तौर पर आई है, वो अगर उसको रिलीज़ करें तो उसके प्रोड्यूसरों को करना चाहिए, शान साहब को करना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर अगर कोई अपलोड करता है तो वो लीगली इन लोगों को करना चाहिए। तो शान साहब और जो भी उनके प्रोड्यूसर हैं, भट्ट साहब हैं और ख्वाजा साहब हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को देखें, और वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस फिल्म को वहाँ से रिमूव करवाना, क्योंकि गैर कानूनी तौर के ऊपर यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं किसी चीज़ को अपलोड करने की, बहुत सख्त है वो। तो ये ज़रा उनको देखना चाहिए, ताकि कल कला अगर वो किसी OTT पे बेचते हैं या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते हैं तो उनकी अपनी फिल्म आनी चाहिए, ये ना वो पहले से सारे लोग देख लें तो वैसी इफेक्ट होगी उसकी व्यूअरशिप। अब आते हैं जनाब, कुछ वीडियोस बनी जनाब के गुलामुद्दीन साहब बगैर पैसों के काम ले रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे वगैरह वगैरह। गुलामुद्दीन साहब को एज ए फ़ैन मैं बहुत पुराना जानता हूँ, या आप कह लें कि मैं 1988, 87, 86, मतलब एज ए फ़ैन मैं उन्हें मिला नहीं था कभी। लेकिन फिर मैं जब ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, आप एज ए फिल्म क्रिटिक कह लें, उनका फ़ैन कह लें, एज ए जर्नलिस्ट कह लें, रिपोर्टर कह लें, जो भी कह लें, उनसे मैं मिला तो कम से कम मेरा 5-6 साल के साथ से उनका ताल्लुक़ है। उनके हवाले से मशहूर है कि लोगों के लिए खड़े भी होते हैं, वो सैलाब-ज़दगान के लिए जब निकलते थे तो उनकी मदद करते थे, एक्स्ट्रा के हवाले से निकलते थे तो उसमें कोई एक्टिविटी करते थे, एक्स्ट्रा के लिए फ़ंड वगैरह जमा करते थे, उस पर कुछ करते थे। तो उन्होंने जब फिल्म आंधी और तूफ़ान बनाई थी उसका मुआवजा भी एडवांस में दिया था, हालांकि उस वक्त बड़े बड़े स्टार काम कर रहे थे। उसके बाद अगली फिल्म जो सूरज कभी कंप्लीट हो नहीं सकी इकबाल यूसुफ साहब की, उसके ऊपर भी उन्होंने मुआवजा सबको दिया हुआ था। तो मुआवजे के मामले में बाद में क्लैरिफिकेशन भी की, तो मेरे ख्याल में पहले चेक कर लेना चाहिए, मैं किसी से कोई काम नहीं लूँगा। तो बाद में आपको वजाहत देनी पड़ी, जिसने भी वीडियो बनाई, बाद में आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी को कई सोच लें कि जनाब बाद में वजाहत देते हुए आप फिर पहले जो आप कह चुके होते हैं आप झूठे महसूस होते हैं। वैसे भी जिन्होंने ये किया था वो सबक अमर से भी माफ़ी मांग चुके हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।